प्रोबेबल तो इंक्रीज कर जाएगा, बट क्या मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, राइट? आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे, आपका लोएस्ट भी वही रहेगा, आपका हाईएस्ट भी वही रहेगा। सिंपली आपका क्या हो रहा है कि आपका ग्राफ स्लाइटली शिफ्ट करेगा टू द फॉरवर्ड। यस और नो? Okay, the exact same thing is given by Maxwell distribution of molecular speeds. Maxwell distribution क्या बोलता है कि at very low velocities there are very few molecules, at very high velocities also there are very few molecules. Okay, ये क्या है? This is dn by n. dn by n क्या रिप्रेजेंट करता है? This represents, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप तब तक फॉलो करते रहो। दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? लेट्स से सेम चीज कि अगर 50 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, ऑलराइट, एंड लेट्स से 30 स्टूडेंट्स का 60 आया है। ओके, 30 स्टूडेंट्स का 60 आया है, तो व्हाट वुड बी द फ्रैक्शन हियर? फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 30/50 हो जाएगा। 30/50 कितना हो जाएगा? 30/50 3/5 हो जाएगा, राइट? सो फ्रैक्शन हियर इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड सो एंड सो। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितना फ्रैक्शन है जिसका कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का वैल्यू है। ऑलराइट, एंड दिस इज योर स्पीड, दिस इज वेरी लो वेलोसिटीज, दिस इज वेरी हाई वेलोसिटीज, एंड दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ ऑब्वियसली अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, वेरी सिंपली आप कोई भी स्पीड ले लो, लेट्स टेक CRMS। तो CRMS मेरा क्या होता है? √3RT/m। सो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं तो बताओ स्पीड भी क्या करेगा? बताओ स्पीड भी क्या करेगा? करेक्ट, मेरा स्पीड भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगेन मेरे पास टोटल फ्रैक्शन तो सेम रहेगा। ओके, अगर मैं सारे फ्रैक्शंस को सम अप कर दूं, इफ आई सम अप ऑल दी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? सम ऑफ ऑल दी फ्रैक्शंस वुड बी, करेक्ट, सम ऑफ ऑल दी फ्रैक्शंस वुड बी 1। यानी कि ये जो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो मेरा क्या रहना चाहिए? वो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। ये सुनो, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर मैं ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा ग्राफ फॉरवर्ड शिफ्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी मेरा ग्राफ जो है अब फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ओके, नाउ ऑल्सो वी कैन इमेजिन वन मोर थिंग। सपोज करो कि आपके पास ये कुछ भी एक मटीरियल है, राइट? सपोज यू हैव दिस मटीरियल, सम क्रॉस सेक्शन, सम थिकनेस, डजंट मैटर। ऑलराइट, नाउ अब अगर आप इस मटीरियल को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो, ऑलराइट, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो, तो इसका थिकनेस जो है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा? ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, राइट? इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच दिस, इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच दिस एंड द वॉल्यूम हैज टू रिमेन कांस्टेंट, देन नेचुरली इसका थिकनेस जो है वो डिक्रीज करेगा। यस और नो? तो यहाँ पर भी हमारा एग्जैक्टली सेम चीज होगा। इफ आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेच द ग्राफ, व्हाई? बिकॉज इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, देन ऑब्वियसली द हाईएस्ट वेलोसिटी शुड इंक्रीज। तो इन दिस केस मेरा ग्राफ किस तरह से शिफ्ट होगा? मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा। ओके, दिस इज एट T1 टेम्परेचर, दिस इज एट T2 टेम्परेचर। देखो, अब हम फिर से एक बार समझते हैं। नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर। लेट्स फर्स्ट लुक एट T1। देयर आर वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो वेलोसिटीज, देयर आर वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई वेलोसिटीज। ओके, टिपिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होएगा। ओके, एंड व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इन दैट केस मेरा एंटायर ग्राफ जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। हाउएवर, हाउएवर एरिया अंडर द ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो, सिंपली रिलेट इट टू दिस वन। ओके, सिंपली रिलेट इट टू दिस वन। नाउ, सो ये ग्राफ पहले आप लोग ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया आप सभी ने? ऑलराइट, हाँ, यस, T2 नीचे है। मैंने आपको कहा ना कि जब आप इसको स्ट्रेच करोगे,
तो इसका थिकनेस डिक्रीज करेगा। तो वही है, आपने इस ग्राफ को स्ट्रेच किया तो इसका पीक डिक्रीज करेगा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैसेस ओनली। T2 का पीक इज लोअर देन T1 का पीक। बना लिया? ओके, सो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स लिखना है। तो देखो, आप पॉइंट्स लिखते जाओ। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स y डायरेक्शन में क्या है, dn by n। dn by n is basically small number of molecules divided by total number of molecules। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, दिस इज बेसिकली हाउ मेनी स्टूडेंट्स बाय टोटल स्टूडेंट्स, तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, so area under the graph represents the fraction of molecules, the fraction of molecules having speed between 0 to infinity। okay, so कितने fraction of molecules का speed between 0 to infinity होगा बताओ। अगर मेरे पास 100 molecules हैं तो उसमें से कितने molecules का velocity between 0 to infinity होगा? between 0 to infinity 100 molecules है तो करेक्ट ऑल ऑफ देम। सो अगर ऑल ऑफ देम हो तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना रहेगा, 1 आ जाएगा, राइट? दैट इज एरिया अंडर द कर्व लिख लिया? P corresponds to V most probable। इसके अलावा आपको एक और ग्राफ भी पता होना चाहिए। क्लैरिटी का सपोज करो मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ऑलराइट। सो ये तो मेरा V most probable आ गया। whatever is the peak, whatever is the peak corresponds to V most probable, ऑलराइट। नाउ अब V एवरेज जो है वो इसके लेफ्ट में होगा या इसके राइट में होगा बताओ। V एवरेज वुड बी इसके लेफ्ट में या इसके राइट में, आप खुद याद करके बताओ। V एवरेज जो है वो इससे ज्यादा होता है, इससे कम होता है? V एवरेज V मोस्ट प्रोबेबल से कम होता है या ज्यादा होता है? फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। आपका V मोस्ट प्रोबेबल क्या था, अंडर रूट ऑफ 2। V एवरेज क्या था, अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई। 8 बाई पाई इज ग्रेटर देन 2, राइट? सो आपका V एवरेज जो है वो इसके राइट में आएगा, राइट? दिस इज लेट्स से V एवरेज, राइट? एंड V RMS कहाँ पे आएगा बताओ। V RMS हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3 होता है, राइट? तो ये कहाँ पर आएगा, लेट्स से ABC कहाँ पर आएगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे 3 जो है वो तो इन दोनों से ग्रेटर है, यस और नो? रूट 3, 3 तो इन दोनों से ग्रेटर होगा। 8 बाई पाई का वैल्यू कितना आएगा, 8 बाई पाई इज 2.6 समथिंग, तो 3 यहाँ पे ग्रेटेस्ट आएगा। सो आपका CRMS जो है वो यहाँ पे कहीं पे आता है, ऑलराइट? सो दिस इज योर V मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज योर V एवरेज, दिस इज योर V RMS। लिख लो। लिख लिया? थर्ड पॉइंट, on increasing the temperature,
वाई एक्सिस अभी तो आपको पता है ना, वाई इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाई इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, the fraction of molecules, चलो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, on increasing the temperature the V most probable increases, however the fraction of molecules, the fraction of molecules having V most probable decreases, or the fraction of molecules, चलो इतना ही काफी है, लिख लो। इसका मतलब क्या आ रहा है मैं बताता हूँ, पहले लिख लो। राइट ना, यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो आपका फर्स्ट केस में ग्राफ कुछ ऐसा था, तो आपका सेकंड केस में ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट नाउ दिस इज वी मोस्ट प्रोबेबल वन, दिस इज वी मोस्ट प्रोबेबल टू। नाउ क्लियरली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि V2 तो V1 से ग्रेटर है। ऑलराइट, ये चीज मुझे दिख रहा है। सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग V1 वेलोसिटी, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग V2 वेलोसिटी। अब F1 F2 में क्या रिलेशन आएगा, F2 इज लेस देन F1। समझ में आया? V1 लेसर है मेरे भाई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर व्हाट इज दी वाई एक्सिस, आपको कितनी बार बोलूं, हर बार वाई एक्सिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सेम ग्राफ को ही रिपीट कर रहे हैं। Alright, so what is happening is V most probable is increasing, but the fraction of molecules having V most probable is decreasing. Alright, initially इतने fraction of molecules थे, अब आपके number of fraction of molecules जो है वो decrease कर रहे हैं। क्लियर हुआ? Complete? Alright, let's continue करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। फॉर गैसेस कौन सा पॉइंट था ये, फोर्थ, फॉर गैसेस having different molecular mass, for gases having different molecular mass at same temperature, okay, देखो कुछ खास है नहीं, आपका कोई भी velocity is proportional to under root of r t by m, okay, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा बताओ, करेक्ट, डिक्रीज करेगा। तो अगर आपका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है तो आपका ग्राफ इफेक्टिवली सेम ही है। राइट, अगर आपका मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है तो आपका ग्राफ इफेक्टिवली सेम ही है, बस देखो क्या चेंज हो रहा है कि यहाँ पे लेट्स से इट इज m1, यहाँ पे लेट्स से इट इज m2। आप इस वैल्यू को देख के मुझे बताओ। ओके, नाउ इस चीज का वेलोसिटी कम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए बताओ, कम या ज्यादा? करेक्ट, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए था। ऑलराइट, सो m1 इज ग्रेटर देन m2। सो आपका देखो m1 ग्रेटर देन m2 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो T1 इज लेस देन T2, तो टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास का ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली बस उल्टा होता है। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो। To find out fraction of molecules within U and U plus du, what this means is between lower limit speed and upper limit speed। मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। To find out fraction of molecules within U and U plus delta U, find area of curve, find area under the curve,
under the curve between u and u plus delta u. Okay, now what this means effectively is, again going back to our example, जहां पे हमने एग्जाम्पल लिखा था कि अच्छा अगर जैसे एक मुझे पता करना है कि अच्छा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से 80 के बीच में है, तो 60 से लेके 80 के बीच में, सो दिस इज व्हाट इट मींस बिटवीन टू पर्टिकुलर स्पीड्स। अगर मुझे निकालना है अच्छे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपली इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि ये सपोज करो ये मेरा u हुआ और ये जो है ये v हुआ, दैट इज इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रादर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ। क्या ये आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर? To find out fraction of molecules, to find out fraction of molecules. हो गया? डन? राइट, सो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है यहीं पर ही खत्म होता है। इसके अलावा केटीजी में और कुछ खास नहीं। यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़े? आगे बढ़े, ऑल राइट। सो द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रियल गैसेस, real gases are also called as van der Waal gases. नेक्स्ट टॉपिक, यस, हम केटीजी, हम आइडियल गैसेस, सॉरी, हम गैसेस स्टेट में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, गैसेस स्टेट का ही नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, so the next topic that we are discussing, or the next part in gaseous state, is real gases or van der Waal gases. इसमें हम क्या लिखेंगे, टू assumptions, यस, इसके पहले हमने जितना डिस्कस किया सारा का सारा आइडियल गैस ही था। इसके पहले हमने जो भी पार्ट डिस्कस किया था दैट वाज ऑल एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैस। टू assumptions of KTG are not perfectly valid, for real gases. First, there is no attractive or repulsive force. There is no attractive or repulsive force between gas molecules. Alright, ये KTG का स्टेटमेंट था। रियलिटी में क्या है, there are attractive or repulsive forces. There are attractive or repulsive forces between molecules of real gases. Second statement, volume occupied by molecules. बताओ क्या स्टेटमेंट था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, बताओ क्या कंप्लीट स्टेटमेंट था? बताओ भाई क्या स्टेटमेंट था?
Volume occupied by molecules was negligible in comparison to volume of gas. Okay, but reality में क्या है? The volume occupied by molecules, the volume occupied by molecules is not negligible with respect to volume of gas. लिख लो. लिख लिया? लिख लो. With respect to volume of gas, लिख लिया? Alright, continuing, no more points. हम पैराग्राफ वाइज कंटिन्यू करें. पॉइंट्स यही दो हमें लिखने थे. कंटिन्यूइंग, to measure the deviation of a real gas, to measure the deviation of a real gas. Rg is real gas. जहां पर भी आगे मैं Ig लिखूं, that is ideal gas. जहां पर भी मैं Rg लिखूं, that is real gas. To measure the deviation of a real gas from ideal behavior, Z ब्रैकेट में compressibility factor, yeah, Z is also called as compressibility factor, is defined and Z is equal to V real by V ideal. Z is equal to V real by V ideal, or Z is equal to PV by RT. कंप्लीट कर लो. यहाँ पे चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर n इज इक्वल टू 1. राइट, अगर आपके पास मोल्स 1 है तो आपका PV बाई RT है, और अगर आपके पास n मोल्स है, यस, V का मतलब वॉल्यूम ही है, और अगर आपके पास n मोल्स है तो वेरी सिंपली PV बाई nRT आ जाएगा. राइट, नाउ अब अगर एक रियल गैस आइडियल गैस के तरह ही बिहेव कर रहा है, इफ अ रियल गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, तो उस केस में Z का वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ. लुक एट दीज इक्वेशंस. Correct. If a real gas is behaving ideally, in that case, obviously the value of Z should be 1, right? So if the value of Z is equal to 1, it means that gas is behaving ideally, all right? And if आपका Z not equal to 1 है, that is it can be greater than 1, it can be less than 1, but simply not equal to 1. इसका मतलब क्या है? Gas is not behaving ideally. कॉपी करते जाओ फटाफट.
नाउ अगेन लाइक आई सेड कि अगर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका z का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसे केस में देखो मेरा ग्राफ किस तरह से आना चाहिए था। अगर मैं z ड्रॉ करूं विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, हम कॉमनली विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर ड्रॉ करते हैं, मेरा z का वैल्यू अगेन क्या रहना चाहिए था फॉर एन आइडियल गैस, my z का value for an ideal gas should be 1. All right, so this is z equal to 1, this is always valid for an ideal gas. All right, however a real gas, all right, however a real gas always shows this type of behavior. All right, एक रियल गैस जो है हमेशा इस टाइप का बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे पहले आपका z का वैल्यू डिक्रीज करेगा एंड देन z का वैल्यू इंक्रीजेस। कैसे होता है ये हम अभी देखेंगे, अभी के लिए आप इस चीज को नोट करें। ओके, इसके अलावा देयर आर सम एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या क्या है, जब भी आपका z वर्सेस p वाला ग्राफ बनता है इसका मतलब ये लाइन जो है ये हमेशा z इक्वल टू 1 या ये हमेशा आइडियल गैस को ही रेफर करता है। ओके, नाउ देयर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस। पहले आप फटाफट यहाँ तक बना लो। बना लिया गया। ओके, देयर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस। एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका हीलियम। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा हीलियम है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा हाइड्रोजन कौन सा हीलियम होता, तो मैं यहाँ पे नहीं मार्क कर रहा हूँ। वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन एंड वन ऑफ देम इज हीलियम। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा है इसलिए मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एंड हीलियम का कभी भी ग्राफ नीचे नहीं जाता है, राइट। इन दीज केसेस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अगर एनसीईआरटी अपलोडेड है तो हम चेक कर सकते हैं। 1 सेकेंड, हैव आई अपलोडेड द एनसीईआरटी? यस आई हैव अपलोडेड द एनसीईआरटी। 1 सेकेंड को देख लेते हैं। हाइड्रोजन दिया है पर हीलियम नहीं दिया। 1 सेकेंड देखो। हाइड्रोजन तो दिया है पर हीलियम नहीं दिया। हाइड्रोजन दिया पर हीलियम नहीं दिया। चलो ठीक है, मैं आपको बाद में चीज बता दूंगा। पेज 145 पे लेट्स चेक। उस पे तो हाइड्रोजन सिर्फ दिया है। पेज 141 145। अच्छा ये रहा। ओके ये रहा ये रहा। ओके, सो ऊपर में हाइड्रोजन नीचे में हीलियम। ठीक है, अब आप इस चीज को नोट कर लो। ऊपर में हाइड्रोजन नीचे में हीलियम। और आप इस चीज को नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आएगा हीलियम। नोट कर लिया आप सभी ने? राइट, ऑलराइट, सो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया ना? नोट कर लो। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी गैस जो है, अगर आपका गैस देखो, आपको सपोज करो z वर्सेस p का ग्राफ दे दिया जाएगा। ऑलराइट, लेट्स से दैट दिस इज गैस 1, दिस इज गैस 2, दिस इज गैस 3। गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3। ऑब्वियसली अब आप देख के बता सकते हो इसमें से आइडियल कौन सा होगा। गैस 3 हुआ। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ग्राफ है जो कि इस तरह से जा रहा है, गैस 4, तो गैस 3 के बाद नहीं नहीं नहीं, जेड आप नॉर्मली ऐसे ही लिखो, ये बस जेड मेरा लिखने का तरीका है। ओके, आप यहाँ पे ये जेड जो है वो नॉर्मल जेड ही है। दिस इज सिंपली माई वे ऑफ राइटिंग इट। और सो जैसे G3 आपका मोस्ट आइडल बिहेवियर हुआ, सो G3 के बाद मोस्ट आइडल बिहेवियर ऑब्वियसली कौन सा शो करेगा, लुकिंग एट दीस ग्राफ्स, ऑब्वियसली G4 शो करेगा। ठीक है, सो एज क्लोज इट इज टू z इक्वल टू 1 उतना ज्यादा आइडियल बिहेवियर। यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो अब देखो,
अब देखो हमें यहाँ पे क्या समझना है। सो जो आपका PV इज इक्वल टू nRT है, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, राइट, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस ना। अब आप याद करो हमने क्या डिस्कशन किया था, अब आप याद करो हमने क्या डिस्कशन किया था कि आपका प्रेशर जो है दैट इज प्रेशर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यस और नो? Pressure of a gas is due to the molecules colliding on the walls of the container, and volume जो है that is effectively volume occupied by the gas, yes or no? यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये जो volume है that is basically the volume which is free to move for the gases, okay? ये volume जो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि गैस फ्रीली मूव कर सके। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास ये एक एम्प्टी क्लासरूम है, okay, let's say this is an empty classroom. By empty classroom I mean that there are no students and that there are no benches here, okay? There are no students, no benches, no chairs, nothing, all right? So in this case area to move आपका ये पूरा हो जाएगा, yes or no? You will have the complete area to move. लेकिन अगर यहीं पे मैं one row of benches लगा दूं, all right, now अब आपका area to move ज्यादा होगा या कम होगा as compared to the previous case? ऑब्वियसली कम होता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे एक और बेंच का रो लगा दूं, नाउ योर एरिया टू मूव वुड बी इवन लेसर, yes or no? And let's say some students are standing here, all right, and then your area of movement becomes even lesser. So यहाँ पे V जो है, यहाँ पे V is basically volume that is available for movement, okay? या कितना free volume available है जहां पर की गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। सो अब देखो we will look at this. सो अब देखो अगर मैं प्रेशर को देखूं, नाउ लेट्स से दैट दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ईच अदर। अगर टिपिकली मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्स ही रखते हैं। सो लेट्स से कि इनिशियली आपके पास एक आइडियल गैस था, तो ये मॉलिक्यूल कुछ भी एक वेलोसिटी के साथ इस चीज को हिट करता, राइट? कुछ भी एक वेलोसिटी या कुछ भी एक फोर्स या कुछ भी एक प्रेशर के साथ इस चीज को हिट करता। लेकिन अब जब हम रियल गैस में है वेयर दिस मॉलिक्यूल इज एक्सर्टिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल, अब आप बताओ ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो आइडियल के केस में या आइडियल से कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा। व्हाई? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज पुलिंग इट बैकवर्ड्स, यस। और यहाँ पर तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इसको पीछे की तरफ खींच रहे होंगे, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि मेरा रियल प्रेशर जो है दैट इज लेस देन प्रेशर आइडियल, यस और नो? ठीक है, मेरा रियल प्रेशर जो है वो लेस देन आइडियल प्रेशर आएगा। एंड देखो जो मेरा वॉल्यूम था, वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव, ओके, वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव। नाउ रियल केस में एंड अब देखो आइडियल केस में क्या था कि मेरे गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, बट रियल केस में तो मेरे गैस मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट? सो जो मेरा रियल में वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव है इन द रियल केस, एंड अगर मैं वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इन आइडियल केस देखूं तो बताओ किस क्या रिलेशन क्या है? वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इन रियल केस वुड बी लेस और मोर। भाई वापस सोचो, अगर यहाँ पे मैं 40 लोग खड़े कर दूं, अब आपके पास घूमने के लिए जगह ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली कम होगा, राइट? वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इज लेस देन वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इन द आइडियल केस, ऑलराइट? या वेरी सिंपली अगर यही मेरा कंटेनर है तो वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यस और नो? भाई सपोज करो कि ये आपका प्लेग्राउंड है, राइट? ध्यान दो, सपोज करो ये आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे परेड चल रहा है, यहाँ पे ड्रामा का प्रैक्टिस चल रहा है और यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा है। तो आपके खेलने के लिए तो जगह क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, yes or no? So your space available to play or your space available to move is less than the entire volume or less than the entire area. तो यहाँ पर भी exactly वही है। अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो मूवमेंट का एरिया तो कम हो रहा है ना, राइट? सो वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, yes or no? सो अब अगर इसी चीज को मैं PV इक्वल टू nRT में फिट करना चाहता हूँ, ओके, यहाँ पे ध्यान दो, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज P आइडियल, दिस इज V आइडियल, ओके? नाउ
पी आइडियल को अगर मैं पी रियल से रिप्लेस करना चाहूँ, ध्यान दो, पी आइडियल को मैं पी रियल से रिप्लेस करना चाहूँ तो पी रियल का वैल्यू तो पी आइडियल से कम है। यस वी हैव जस्ट रिटन हियर कि पी रियल का वैल्यू तो पी आइडियल से कम है। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती इसको यहाँ पे फिट करना चाहूँ, ओके, कहने का मतलब आप लोग के आने तो चाहिए थे 90 मार्क्स, ऑलराइट, लेकिन आए आप लोग के 80 है, तो ऐसे में आपको टीचर को या ऐसे में आपका टीचर को कितना ग्रेस करना पड़ेगा, राइट, मुझे 10 और एक्स्ट्रा ग्रेस करना पड़ेगा, यानी कि आई विल हैव टू ऐड अ प्रेशर करेक्शन टर्म हियर। yes or no, because real value is less than ideal value, which is why I have to add something here. समझ में आ रहा है? Okay, and let's look at the volume part. Now ideally मेरा volume क्या होना चाहिए था? Ideally my volume should be equal to volume of the container, that is the space available to move is the volume of the container. लेकिन अब रियल में क्या हो जाएगा, रियल में वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव वुड बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और मोर देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ऑब्वियसली लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो यानी कि यहाँ पे आएगा v माइनस एक वॉल्यूम करेक्शन का टर्म आएगा, ऐसा नो, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू nRT। इसमें तो आपका कुछ भी चीज नहीं है, मोल्स तो वही रहेगा, टेम्परेचर आपका वही रहेगा। सो अब इसी चीज को लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं देखो, सो दिस इज रिटन एज क्या, करेक्शन, v माइनस v करेक्शन। So this is written as p plus a n square by v square, पहले आप ये पूरा लिख लो, into v minus nb is equal to nRT. This is called as your van der Waal equation. This is called as your van der Waal equation or also called as real gas equation. लिख लो। तो बताओ यहाँ पर जो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है वो क्या होगा बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरा वॉल्यूम करेक्शन टर्म इज इक्वल टू, करेक्ट, माय वॉल्यूम करेक्शन टर्म इज इक्वल टू एनबी एंड माय प्रेशर करेक्शन टर्म इज इक्वल टू, करेक्ट, ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? So first point is pressure correction term is equal to a n square by v square. All right. Volume correction term is equal to nb. Now volume correction क्यों आया? This is related to volume of molecules. Volume correction is because of volume of molecules. Yes or no? And pressure correction हमारा किस वजह से आया बताओ? हमने दो ही रीजन लिखा था, तो एक तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, दूसरा क्या रीजन हुआ? प्रेशर करेक्शन इज बिकॉज ऑफ, correct, is because of attractive forces within the molecules, is because of attractive forces within, yeah, between molecules. Okay, now अब आप एक बात बताओ, अगर सपोज करो मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्जर होता जा रहा है, दैट इज लेट्स से इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन आई एम यूजिंग लेट्स से क्लोरीन, ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2 आई एम यूजिंग Cl2, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा, तो मेरा वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वॉल्यूम करेक्शन, दैट इज करेक्ट, वॉल्यूम करेक्शन टर्म विल इंक्रीज एंड स्पेस अवेलेबल टू मूव विल डिक्रीज, ऑलराइट। एंड ए जो है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, वेरी सिंपली अगर मेरा अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगा तो मेरा प्रेशर करेक्शन टर्म भी इंक्रीज करेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? ऑलराइट, यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर लो, B इज इक्वल टू, अच्छा वेरी गुड, यहाँ पे A एंड B आर कॉल्ड एज वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स, ऑलराइट, A एंड B आर कॉल्ड एज वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स। B is equal to 4 times volume of 1 mole of molecules, volume of 1 mole of molecules, okay, और B is equal to 4 into, now अगर एक वॉल्यूम, सॉरी, अगर एक मॉलिक्यूल स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा बताओ?
बहुत डिफिकल्ट सवाल। करेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। सो 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका वॉल्यूम कैसा आएगा बताओ, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नाउ बी इज बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ दिस। ओके, नोट कर लो। ये चीज अभी के लिए आप बस मेमोराइज कर लो, इस चीज का डेरिवेशन हम आगे करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज इट। लिख लें यहां तक आप सभी ने। ए इज अट्रैक्टिव फोर्स। ए का एज सच रिलेशन नहीं होता, ए का वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया। ऑलराइट, सभी ने नोट कर लिया। वॉन्डरवॉल इक्वेशन कुछ नहीं, बस आपको ये टर्म समझ में आ गया ना, अब ये चीज मैजिकली आ गया। ओके, इसका डेरिवेशन कहां से आता है, क्यों आता है, थैंकफुली दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, वी जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस। ऑब्वियसली ए वेरिएबल है, A is different for different gases, B is also different for different gases. A and B are van der Waals constants depending on what gas are we taking. Obviously अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो AB का अलग वैल्यूज होगा, ऑक्सीजन लेंगे तो अलग होगा, HCl लेंगे तो अलग होगा, एंड सो ऑन। राइट, A and B are constants different for different gases. यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशन of Z and real gas equation। रियल गैस इक्वेशन एंड वॉन डेर वाल इक्वेशन सेम ही है। राइट, कभी भी अगर आपको रियल गैस इक्वेशन मांगा जाए तो दैट इज बेसिकली वॉन डेर वाल इक्वेशन। राइट, ना यहाँ पर देखो हम इस चीज को कैसे समझते हैं। सबसे पहले मेरा वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या है, P + A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB। V minus NB is equal to nRT, right? Now, typically जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे हम usually n is equal to 1 लेंगे, right? Typically we take n is equal to 1। तो ऐसे केस में मेरा ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाता है, P plus A by V square, right, into V minus B is equal to RT आ जाएगा। देखो चेक करो, टिपिकली आप n is equal to 1 लेते हो, अगर नहीं दिया हुआ तो आप उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट। देखो यहां तक पहले समझ में आया। यहां तक कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। ऑलराइट, so the first condition that we typically take, the first condition that we typically take is at low pressure। ऑलराइट, ना सबसे पहले अब आप मुझे ये बताओ कि अगर प्रेशर का वैल्यू लो है तो फिर वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। इफ प्रेशर इज लो, करेक्ट, तो वॉल्यूम का वैल्यू हाई हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब अगर वॉल्यूम का वैल्यू हाई है यानी कि मैं इस वैल्यू को इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, यस और नो। If the field is very large, then in that case the volume occupied by students can be considered to be negligible, yes or no? All right, so तो देखो मेरा यही इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, then means that B is negligible in comparison to V, or V minus B will approximately be equal to V, yes or no? So ऐसे केस में देखो मेरा इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होता है, P plus A by V square into V is equal to RT आएगा। देखो ऐसा आएगा। ऑलराइट, सो अब देखो मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करता हूँ। सो PV plus A by V square is equal, सॉरी नॉट A by V square, A by V, ओके, is equal to RT आएगा ना। अब देखो अगर मैं A by V को इस साइड भेज दूं, राइट, या चलो अगर मैं डायरेक्टली RT से डिवाइड ही कर दूं, इफ आई डिवाइड दिस एंटायर एक्सप्रेशन बाय RT, तो देखो मेरा क्या आएगा,
PV by RT? नहीं, जो चीज किसी और के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है आप उस चीज को नेग्लिजिबल करते हो। ये तो कम है ना, तो कम को किसके रेस्पेक्ट में आप नेग्लिजिबल करोगे? ये भी तो कम है ना। दिस इज ऑल्सो स्मॉल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो स्मॉल वैल्यू, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट स्मॉल एंड स्मॉल, वी कैन ओनली नेग्लेक्ट स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू लार्ज। क्लियर? राइट, कंटिन्यूइंग। सो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को RT से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस A/VRT, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो राइट, एंड इस चीज को हमने कैसे डिफाइन किया बताओ? दिस इज बेसिकली इक्वल टू, और दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, दिस एक्सप्रेशन इज Z। तो यहाँ पे देखो Z प्लस A/VRT इज इक्वल टू 1, और Z इज इक्वल टू 1 माइनस A/VRT आएगा। देखो ना, अब आप मुझे ये एक्सप्रेशन देख के बताओ, यहाँ पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, क्या है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ऑब्वियसली इन दिस केस माय Z इज लेस देन 1। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या पता चला है, जब मेरा प्रेशर लो है तो वहां पे मेरा Z का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, जहां पे प्रेशर लो है वहां पे Z का वैल्यू इज लेस देन 1। सो इफ आई विल गो बैक टू माई ग्राफ, देखो चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ ना। मेरा ग्राफ कैसा था? मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से था। ठीक है, सो देखो जहां पे मेरा प्रेशर का वैल्यू लो है वहां पे मेरा Z का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ये सुनो, राइट, कॉपी कर लो यहाँ तक फटाफट। कंप्लीट हो गया? हेवी गैस से फर्क नहीं पड़ता ना। देखो, एक एक स्टूडेंट का वॉल्यूम या एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना ही बड़ा हो जाएगा, राइट, बट अगर आपके पास एक इनफाइनाइटली बड़ा फील्ड है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल के लिए तो कोई भी कंटेनर बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। अ मॉलिक्यूल इज इन द साइज ऑफ एंगस्ट्रॉम्स, राइट, एंड कंटेनर तो आप लीटर या मीटर क्यूब में भी रख सकते हो। ऑलराइट, so this was the first part at very low pressure. The second part is at very high pressure. एट वेरी हाई प्रेशर, और अगर प्रेशर हाई है तो नेचुरली मेरा वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वॉल्यूम वुड बी वेरी लो। नाउ इन दिस केस बताओ, फर्स्ट केस में हमने इस पार्ट को इग्नोर किया था, राइट। सेकंड केस में ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं इस पार्ट को इग्नोर करूंगा, वाई? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, सो अब मैं इस पार्ट को इग्नोर कर सकता हूँ। सो यहाँ पर देखो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, so P plus A by V square would almost be equal to P. Why? Because the value of P is very large. As P is very large, okay, चाहे तो आप लिख सकते हो in comparison to A by V square. So अब देखो मेरा यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, P into V minus B is equal to RT. ना अब आप मुझे यहाँ पे Z का एक्सप्रेशन बताओ, खुद से आप एक बार ट्राई करो। टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर Z। Z का क्या एक्सप्रेशन आएगा बताओ? Alright, so I have one answer, 1 plus BP by RT. चलो ठीक है, चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे RT आएगा। So this is very simple. PV minus BP is equal to RT. RT से डिवाइड करो। PV by RT minus BP by RT is equal to 1, और Z is equal to 1 plus BP by RT. Alright, देखो, सॉरी ठीक से नहीं लिखा मैंने। Z minus BP by RT is equal to 1, और Z is equal to 1 plus BP by RT.
इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए मेरा z का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, राइट। सो एट हाई प्रेशर z इज ग्रेटर देन 1। कॉपी कर लो। राइट, एंड सेम चीज देखो एट हाई प्रेशर, जहां पे प्रेशर का वैल्यू मेरा हाई है, वहां पे z का वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, राइट। कॉपी कर लो। कंप्लीट हो गया। राइट, सो ये इक्वेशन आपको याद रखना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू मेमोराइज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, फॉर अ रियल गैस, फॉर अ रियल गैस to behave ideally, for a real gas to behave ideally, the temperature must be high and pressure low, right? So अगर आपको रियल गैस को आइडियल गैस में या आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है, तो आप प्रेशर लो रखो एंड टेम्परेचर हाई रखो। ओके, सिंपली नोट इट डाउन। ऑब्वियसली आप देखो, आप इसको यहाँ पे भी समझ सकते हो। वी कैन लुक एट दिस इक्वेशन। देखो पहला इक्वेशन देखो आप। सो प्रेशर लो यानी कि मेरा वॉल्यूम क्या होगा बताओ। प्रेशर लो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड टेम्परेचर भी अगर हाई है, वॉल्यूम हाई टेम्परेचर हाई, तो यानी कि इस चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, राइट। एंड इस चीज का वैल्यू अगर वेरी स्मॉल हो जाएगा तो मेरा z क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यस और नो? Okay, and the same thing also we can look right here in the second formula कि pressure का value low and temperature का value high। तो ऐसे केस में ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, very small हो जाएगा, and my z will also become equal to 1। Is that clear? And pressure low और volume high। देख लिया? Alright, now continuing, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। Now आपका z जो है that is equal to v real by v ideal, volume of a real gas divided by volume of an ideal gas under same conditions, right? Under same conditions, volume of real gas divided by volume of ideal gas. Now अब अगर आपका v का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या v का वैल्यू लेस देन 1 है, so in one of these cases the real gas is more compressible, in the other case the real gas is less compressible। हमें ये निकालना है कि अच्छा कौन सा more compressible वाला केस है, कौन सा लेस कंप्रेसिबल वाला केस है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले मुझे आप ये चीज बताओ कि अगर कोई चीज ज्यादा कंप्रेसिबल है, इफ समथिंग इज मोर कंप्रेसिबल, विल इट ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम और मोर वॉल्यूम। भैया सपोज करो अगर आप पैक कर रहे हो कुछ, ऑलराइट, एंड आप बोलो कि अच्छा मैं ये वाला बैग लेके जाऊंगा बिकॉज दिस इज मोर कंप्रेसिबल। सो इफ समथिंग इज मोर कंप्रेसिबल, इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट लेसर और ग्रेटर? ऑब्वियसली लेसर, तभी तो आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो। यस और नो? इफ यू विल कंप्रेस समथिंग इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, राइट। सो अगर मैं पहले ये वाला केस देखूं v ग्रेटर देन 1, इट मींस दैट v रियल by v ideal
is greater than 1, right, which means that V real is greater than V ideal. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. सो इज दिस मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल? करेक्ट. सो यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे द रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल. यस और नो? यहाँ पे द रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल. रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस. क्यों? क्योंकि भाई अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज 5 लीटर ऑक्यूपाई करना चाहिए, बट ये एक्चुअल में तो 7 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, सो ऑब्वियसली दिस इज लेस कंप्रेसिबल. लेकिन अगर मैं ये वाला केस देखूं, हियर वी रियल बाय वी आइडियल इज लेस देन 1 और वी रियल इज लेस देन वी आइडियल, यानी कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. सो इज दिस मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल? ऑब्वियसली दिस इज मोर कंप्रेसिबल, यानी कि आप इसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो. सो रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस. नाउ ये चीज मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि लोग हमेशा कहाँ पे कंफ्यूज होता है, लोग टिपिकली क्या करते हैं, मोर को ग्रेटर कर देते हैं, राइट, एंड लेस को लेसर कर देते हैं. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो लेस कंप्रेसिबल है, लेकिन यहाँ पे z का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है. yes or no? So what sometimes people do is they get confused and यहाँ पे directly कर देते हैं, but what you have to understand is यहाँ पे चीज directly related नहीं है, यहाँ पे inversely related है. If z is more than 1, ideal real gas occupies more volume, hence less compressible. If z is less than 1, real gas occupies less volume, hence more compressible. Right? Note कर लो इस चीज को. मैं यहाँ पे एक और बार लिखवा देता हूँ. Z greater than 1, less compressible, that is real gas is less real gas is less compressible in comparison to ideal gas, and अगर आपका Z less than 1 है, real gas more compressible in comparison to ideal gas. More compressible in comparison to ideal gas. मैं तो हाफ हाफ लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लिखो. लिख लिया क्या आप सभी ने? Real gas more compressible in comparison to ideal gas. Z greater than 1 में real gas less compressible, Z less than 1 में real gas more compressible. Now, सबसे पहले आप now यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया. Then tell me one thing. जहां पे हम हाइड्रोजन एंड हीलियम का ग्राफ बना रहे थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम का ग्राफ बना रहे थे, तो वहां पे हमने देखा कि ग्राफ जो है वो ऑलवेज अप है. कहाँ गया? राइट. जहां पे हमने हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में देखा, वहां पे हमने देखा कि अच्छा ग्राफ जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है. तो बताओ यहाँ पे हर बार कौन सा टर्म इग्नोर हो रहा है, ए इग्नोर हो रहा है या बी इग्नोर हो रहा है? कौन सा वॉन्डरवॉल कांस्टेंट हम हर बार इग्नोर कर रहे हैं, ए या बी? आप अपने नोट्स देख के ही बताओ. करेक्ट. आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक से देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वी कंप्लीटली इग्नोर द ए टर्म. ए का टर्म इज इग्नोर, राइट, क्योंकि ए के वजह से नीचे जा रहा है एंड बी के वजह से ऊपर जा रहा है. तो अगर ये नीचे गया ही नहीं, यानी कि ए का कोई यूज ही नहीं हुआ. यस और नो?
इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप राइट हियर। नहीं समझ आया? देखो आपका इक्वेशन क्या था, z इज इक्वल टू 1 माइनस a बाई वी आर टी एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी बाई आर टी। सो अगर वन से डिक्रीज कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है? वो a की वजह से कर रहा है, ओके। एंड अगर वन से इंक्रीज कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है? वो b की वजह से कर रहा है ना। ये चीज तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। इज दैट क्लियर? Alright, so we're going to stop right here. This is more than enough for today.